जी बिल्कुल। स्कूल स्कूल की लाइब्रेरी का सबसे बेस्ट फॉर्म तो प्रॉफिट यही होता है ना हमें, कि हमें नंबर ऑफ बुक्स, आप कितनी ही बुक्स खरीदते रहोगे बार बार, और जो आपका मतलब का चीज है उसको आप आराम से फोटो कॉपी करा लो और हमेशा अपने पास रखो। सबसे बेस्ट पार्ट वही है, फोटो कॉपी कराओ यस मैम। और दे दो, खत्म कहानी। चलिए जी, जेनेटिक मटेरियल जो था, और मैं आपको फिर से हम लोग रिकॉल कर, अच्छा आज की क्लास में अभी तक कोई न्यू एंट्री है क्या? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एमडी फरहान जो है, मोहम्मद फरहान सॉरी, एंड राज साख्या, आई हैव नेवर सीन दीज यस मैम। इन माय क्लास। क्यों आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो? एमडी फरहान एंड सॉरी मोहम्मद फरहान एंड सुशीला निक्की, क्यों बच्चा जी? बिकॉज ना मुझे एक अटेंडेंस ट्रैक बनाना है अलग से, जो कि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं आज से। प्लीज एक बार थोड़ा सा व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके बता दो मुझे। लवलीन आपका नाम मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आज के लिए कि आप क्वेश्चन भेजेंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये बात। 3 जून लवलीन को काम दिया है और सारे वो 10 क्वेश्चन करेंगे जो ग्रुप में लवलीन भेजेंगी, ठीक है मैम आपके। पहले वाले भी तो करना है ना? हाँ जी अभय जी कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बताइए जी प्लीज, रोहन, रोहन कमात, राज साख्या, सुशीला निक्की एंड मोहम्मद फरहान, आप चारों नए बच्चे हैं। यू कैन राइट द मैसेज ऑल्सो ना, यहाँ पे आपको पता है ना मैसेज बॉक्स भी होता है। ओके सुशीला प्लीज, बिकॉज हम लोग को ना ये आपको नहीं पता शायद, क्योंकि मतलब यस मैम नंदिनी नाम है आपका। ओके मुझे लगा पता है, एक्चुअली मेरा घर का नाम भी निक्की है ना, तो मुझे लगा मेरे निकनेम की कोई क्लास में आ गई आज। चलिए जी, कौन कौन है ये आज? सुशीला निक्की इसी नाम से डालना है पहले आपका नाम भी, बिकॉज हमें ना एक वो बनाने को बोला गया है कि प्लीज आप वो बना लीजिए लिस्ट। नंदिता मैम आपको आंसर भी भेजने हैं। हाँ जी दीपक जी भेज देंगे तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ बच्चों ने किया है, ठीक है। बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे सोचते हैं ना कि अरे मैडम तो पगली हैं, छोड़ो क्या करना। मैम कौन से आंसर्स? जो कल क्या बोलते हैं तूने भेजे थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भेजे थे, ट्रस्ट मी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहे ना वही स्टैंडर्ड रहे। सच में बहुत मतलब सीरियसली अच्छे क्वेश्चन भेजे थे तूने। मैम मैंने तो देखे तक नहीं है। हाँ आप बड़े बिजी इंसान है भाई, प्रधानमंत्री लगे हैं। ना मैम सो रहे थे। हाँ मोहम्मद फरहान, राज साख्या, सुशीला और एक और था ना कोई, 4 के नाम लिए थे मैंने शायद, सुशीला निक्की। बस 1 मिनट दे दो, हम क्लास को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करें। रोहन कमात, ठीक है। रोहन आप भी नए हैं क्या? बिकॉज मैंने आपको भी कभी क्लास में नोटिस नहीं किया। या तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सब यहाँ बात कर रहे हैं तो तुम लोग भी बोल सकते हो, चारों जो नए मुझे दिख रहे हैं। मैम एक का माइक भी ऑन है बट वो बोल नहीं रहे। हाँ, मोहम्मद फरहान आपकी आवाज ना आ नहीं रही है, आप लिख दो ऐसे, इससे अच्छा, क्योंकि ये खुशी यादव भी जो एंट्री मारी है वो न्यू है। अब एक थोड़ा सा नजर रखना कि कौन से लग रहे हैं कि आपको नए हैं, ठीक है। लास्ट में आप मुझे एक बार उनका लिस्ट दे देना, आई विल जस्ट चेक इट आउट। चलिए जी, जेनेटिक मटेरियल हम लोगों ने ये वाला टॉपिक सारा का सारा कर लिया है। मतलब क्या, बेसिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, थोड़े से नीट के मेंस लेवल वाले स्टैंडर्ड पे, कि हाँ हमें और जो क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिक आपको पता है, बट हम क्या स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाएंगे, पूरा थॉरो रिविजन करना है हमें। जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज द सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स चैप्टर से ही हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्रोमोसोम क्रोमोसोम अब कहने लगे हैं, उसका बेसिक काम क्या है बच्चा जी? उसका बेसिक काम है मैम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हेल्प करना टू एक्सप्रेस, राइट। ये बात हम लोग स्टार्टिंग से रटते चले आ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स का काम है कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को वो जाके एक्सप्रेस करेगा आपकी बॉडी में। तो ठीक है मैम, ये बात हमारे पास जो है बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ एक्सप्रेस करता है कौन सी जनरेशन में? उस पर्टिकुलर जनरेशन में तो एक्सप्रेस करेगा ही, और हेल्प करेगा नेक्स्ट जनरेशन में भी ले जाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन में हम, क्योंकि अब हम क्या है इस वाले चैप्टर में ह्यूमंस वाला पढ़ रहे हैं, एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या, कि उसका कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन मैम? जस्ट 1 सेकेंड, स्लाइड्स इतने में दिख रहे हैं ना तुम्हें? हाँ मैं साइड में लिखते रहूंगी ना थोड़ा सा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ इस लाइन का कि हमारे पास जैसे क्या है, हम जब प्लांट्स में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं था, बिकॉज हमने सिर्फ पी पे पढ़ा था। बट जब हम एनिमल्स में जैसे ही एंट्री कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ गए थे, फीमेल और मेल, 2 पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर्स आ गए थे। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमारे पास एक बहुत तगड़ी चीज है, वो है एलीज।
और जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स में पहुंचते हैं, जब हम हायर ऑर्गेनिजम्स में पहुंचते हैं तो हमारे पास एलील्स जो हैं क्या हो जाते हैं, उनका नंबर ज्यादा हो जाता है। मतलब हमारे पास एलील्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, बट एक्सप्रेस तो कोई दो ही करेंगी, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम को कितना चाहिए, सिर्फ दो ही चाहिए। तो वही कहानी है कि मेल से कौन सा एलील आ रहा है, फीमेल से कौन सा एलील आ रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो हमारे बिल्कुल पेरेंट वाले से मिले। करेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन से मिले, इसीलिए तो हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो वो चीज है जो ये लाइन अपने आप में कहना चाह रही है। ठीक है, कि अगर आपको समझ में ना हो, आ रही हो, तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज जो है समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी। नेक्स्ट कह रहा है डीएनए को हमने एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों माना। अच्छा, फॉर दोस्त जो कि नए आए हैं आज क्लास में, प्लीज अभय एक बार मेरा नंबर लिख देना चैट बॉक्स पे, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, मुझे इस नंबर पे आफ्टर द क्लास एक बार अपना नाम और हाय मैसेज करेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इतना तो लीस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। आपका बोलने का मन नहीं है मेरे से, क्योंकि तुम अभी नए हो, मुझे जानते नहीं हो, पता नहीं कैसी खूसड़ सी मैम होंगी, बट इतना कर लेना प्लीज मिनिमम, कि नाम लिख देना सो दैट आई कैन ट्रैक यू। थैंक यू सुशीला, एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग, ग्लैड। चलो, मेरे नाम का कुछ तो असर आता ही है। चलो, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि किसने दिया, हमारे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जी ने दिया था मैम, ठीक है। ग्रिफ्थ जी ने दिया था, कब दिया था, 1928 में। ये नाम बिल्कुल ऐसा ही आपको पता होना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि इन्होंने जो काम किया था, थैंक यू अभय, कि इन्होंने जो काम किया था उसका हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन था, उसका मैम एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन था, हर एक का आपको पता होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। It is the conversion in the genetic constitution of an organism by picking up gene present in the remains of the dead relatives। क्या कह रहे हैं मैम, क्योंकि अगर आपको याद हो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, तो हमने क्या किया था, ग्रिफ्थ जी ने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, फिर हमारा था स्मूथ वाले में कौन सा था, जिसको हमने हीट किल किया था। तो वही चीज ये कह रहा है कि यहाँ पे जो चीज है कि कुछ जो चीज थी, कुछ, क्योंकि अभी तक हमें क्लियर नहीं था कि वो डीएनए था, कुछ जो चीज थी वो हमारी ट्रांसफॉर्म हुई है एक से दूसरे सेल में, ठीक है। तो वो कुछ क्या है, वही जो था वो रिमेन्स जो रह गए थे हमारे डेड रिलेटिव्स में रह गए थे, ठीक है। फिर आ गया क्या, आगे कहानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था, 1928 में दिया था। 2 स्ट्रेन्स थे हमारे पास, किसके 2 स्ट्रेन से बेटा, पूरा नाम याद होना चाहिए, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस चाहे डिप्लोकोकस, ठीक है। दोनों में से कोई भी जो मर्जी नाम याद हो, बट एक दिमाग में रखना कि दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, ये मैम हमारे को निमोनिया कॉज कर रहे थे। चलिए जी मैम, हमने क्या किया, इनके 2 स्ट्रेन लिए। कौन से 2 स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेन्स का मतलब यही एलील्स वाला पार्ट है बच्चा, कि हमने उसके एलिलिक लेवल पे चेंजेस किए हुए हैं। एक हमारे पास वो वाले जो क्या बोलते हैं जीन्स या एलील्स हैं, जो कि जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, एक हमारे पास वो स्ट्रेन है जो कि क्या कर रहे हैं, वायरुलेंट है, कैप्सुलेटेड है, स्मूथ है। एक ही बात है इन सबका, देखो कैप्सुलेटेड चाहे स्मूथ चाहे वायरुलेंट, ये सारे क्या हैं, हमारे को निमोनिया कॉज कर रहे हैं, ठीक है मैम। इनको हम एस टाइप कह रहे हैं। देन है हमारा रफ, जिसे हम नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं, जिसमें हमारा जो कैप्सूल है वो एब्सेंट है। कौन सा कैप्सूल एब्सेंट है मैम, वो कैप्सूल जो कि वायरुलेंट था। तो अब वो जब कैप्सूल ही एब्सेंट है, म्यूकस एब्सेंट है, याद है ना हमने कब बात की थी कि म्यूकस से बना होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, वो याद है ना ये सारी चीजें। यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, वो जो म्यूकस है वो पॉलीसैकेराइड से बना हुआ थिंग है, जो कि स्मूथ कोटिंग प्रोवाइड कर रहा है। जो कैप्सूल हम अब उसको यूज कर रहे हैं वो चीज एब्सेंट है, तो इसी वजह से वो स्ट्रेन हमारा क्या है, नॉन वायरुलेंट है। हम उससे कहेंगे कि वो बेटा निमोनिया कॉज नहीं करेगा। चलिए जी मैम, ये एक्सपेरिमेंट आपको बार बार समझाने का ज्यादा जरूरत डिटेल में है नहीं, बट एक बार हम देख लेंगे क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं क्लास में। यहाँ पे हमने क्या किया मैम, ये आर स्ट्रेन अभी जस्ट पढ़ के आए हो, आर स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायरुलेंट है। तो जब हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, जो कि क्या है, माउस है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल इज योर माउस। तो हमारा माउस को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही रहा। अच्छा, कहाँ से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए थे, हार्ट से। बिल्कुल सही दीपक जी, हर्ट सेल से हमने कलेक्ट किए थे, याद रखा है तो अच्छी बात है कि आपको याद है, ठीक है। हमने उसके हर्ट सेल से कलेक्ट किए थे, ठीक है मैम। ये हमारा जो ये वाला था एस स्मूथ वाला, स्मूथ वायरुलेंट जो था, उसको हमने इंजेक्ट किया तो माउस हमारा बेचारा मर गया। फिर जब हमने हीट किल कर दिया इसी एस को,
तो क्या हुआ, जो म्यूकस की कोटिंग थी वो हमारी गायब हो गई। जब म्यूकस की कोटिंग ही गायब हो गई तो क्या हुआ, तो मैम हमारा जो माउस था वो वैसे का वैसा ही रहा, उसमें कोई भी निमोनिया विमोनिया देखने को नहीं मिला। चलिए जी मैम, फिर आई कहानी क्या हमारे पास कि हमने अब क्या किया, रफ वाला लिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, और जो स्मूथ वाला लिया जो कि वायरुलेंट था बट कैसा था, हीट किल्ड था, वायरुलेंट ही है, ठीक है। तो हमने दोनों को जब लिया तो फिर से माउस मर गया। तो इसका मतलब है कोई, है ना, और उसने मैम आपकी बीच में वॉइस चली जा रही है। Yes, ma'am. सबके केस में ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वॉइस वाला? Yes, ma'am. अबे जी क्यों क्यों क्लास को रोक रहे हो बार बार? अच्छा एक बार अभी थोड़ा सा देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं को अपने फोन से कनेक्ट करती हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है जी, चलिए जी, अब अगर जाए तो प्लीज मुझे बता देना अब, है ना। चलिए जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आ जाइए, क्या कह रहे हैं अब ये एक्सपेरिमेंट क्या किया, वही जो मैंने आपको बताई वही चीज है, तो मैं बार बार इस वाले पे नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो था वो इंपॉर्टेंट था, बस हम वही पढ़ लेंगे जिसके बेसिस पे उसका नाम रखा गया। द फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट सम आर टाइप बैक्टीरिया, कुछ आर टाइप बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट थे, वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस टाइप बैक्टीरिया। क्या हुआ, आर टाइप बैक्टीरिया हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप बैक्टीरिया में। कुछ तो था जो आर से हमारा एस में निकल के चला गया, और उसका जो वायरुलेंट वाला जीन था वो फिर से एक्सप्रेस करने लगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। चलिए जी, आगे हमारे पास क्या हुआ, आगे मैम हमारे पास कि हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कोई चीज तो है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट इस चीज को क्लियरिटी और किसने दी, या फिर ये कहो कि इसका जो था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, कि वो जो चीज जो ट्रांसफॉर्म हुई वो किससे मिलके बनी हुई है, किसने समझाई हमें, किसने दी। तो बेटा ये हमारे 3 साइंटिस्ट आए, और मैंने आपको कैसे बोला था, मैम मैम की तरह। हाँ जी, कि एम से हमारे मैक्लॉयड, ए से एवरी, एवरी एम से एमएकआरटी। ठीक है, थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है, अगर एमसीक्यू आता है तो पक्का ही रहता है। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रटना है। चलिए जी, मैक्लॉयड, मैकार्टी एंड एवरी हमारे ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1933 से 1944 तक ये जो काम था उसको किया, और बताया कि ये जो है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, बट क्या ऐसा था, नहीं मैम, हमारा प्रोटीन तो कहीं से कहीं तक नहीं था। चलिए जी, फिर वो क्या था मैम, तो वही हमें पता करना है टू डिटरमाइन इनका जो, क्योंकि जो पूछा जाता है ना एग्जाम में आपसे, वो यही पूछा जाता है इनका एम क्या था। देयर एम वाज टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, वो ग्रेफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट का ही। अब इन्होंने क्या किया, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सिर्फ 3 चीजों पे रिलाय नहीं किए थे, बट 3 हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ, मतलब जिसे कहते हैं ह्यूज अमाउंट में जो प्रेजेंट होती हैं, वही ये तीनों रहती हैं जिनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है। इसीलिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो इन तीनों का ही पढ़ते हैं। बाकी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सबको भी लिया था जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप, मतलब कौन सा, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो उन्होंने ये जो चीजें ली थी बायोकेमिकल नेचर जिसका पढ़ना था, वो किससे लिया था। तो जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें हमने एस टाइप को क्या कर दिया था, हीट कर दिया था, हीट कर दिया था। ये याद रखना, बिल्कुल सही अरुण जी। ठीक है, वो वाला अरुण जी को याद होगा तो सबको याद रहेगा क्लास में, है ना। तो उन्होंने वही वाला, उसी वाले से हमारे जो थे सेल्स लिए, और फिर उन्हीं के बायोकेमिकल कॉम्पोजिशंस को पढ़ा कि भाई क्या ट्रांसफॉर्म हुआ हमारा आर से एस में। ठीक है मैम, टू सी विच कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल टू एस सेल, आर सेल को उन्होंने एस सेल में कन्वर्ट कर दिया। कह रहे दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज द आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। क्या कह रहे हैं मैम, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा एस का बैक्टीरिया था
उसमें इतना पोटेंशियल था, इतना कैलिबर था कि वो हमारे आर बैक्टीरिया को, जो कि बेचारा सीधा साधा नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था, जो कि जिसको कि डिसीज कॉज करना नहीं आता था, उसने कुछ तो इसको ट्रांसफर कर दिया, कुछ तो मंत्र दे दिया, जिससे कि उसने क्या बोलते हैं हमारे माउस को मैम मार दिया। ठीक है मैम। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और ये वाला तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था, यही तो पार्ट पढ़ा था। जैसे जस्ट वन, प्रोटीज, आरएनएस और डीएनएस। बिल्कुल सही क्या बोलते हैं अभय जी, कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि मैम एक हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ये था टेस्ट ट्यूब जिसमें हमारे पास तीनों थे, प्रोटीन था, डीएनए था और आरएनए था। ठीक है, प्रोटीन, डीएनए और मैम आरएनए। ठीक है, यही ऐसे ही पढ़ा था हमने कि यहाँ पे मतलब और भी चीजें थी, बट हमने सब हटा दी थी, सेंट्रीफ्यूज कर दी थी। फिर हमने क्या किया, तीनों में क्या कर रहे थे, अलग अलग एंजाइम्स डाले थे, करेक्ट। जैसे इस पहले वाले में हमने डाला मैम प्रोटीएज, प्रोटीएज डाला तो क्या हो गया हमारा प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया। हाँ, डिग्रेड हो गया, बिल्कुल सही अब है। ठीक है, तो प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो बचा क्या, बचा मैम डीएनए और आरएनए। ठीक है मैम, तो यहाँ पे क्या हमें ट्रांसफॉर्म क्या बोलते हैं बीमारी देखने को मिली थी, क्या हमारा माउस मर गया था? यस मैम। यस मैम, हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो देखने को मिला। फिर हमने क्या किया, आरएनएस डाला। जब आरएनएस डाला तो आरएनए हमारा बेचारा मर गया। ठीक है, आरएनए हमारा डिग्रेड हो गया, तो भी यहाँ पे कौन से बचे, यहाँ पे मैम बचा डीएनए और हमारा प्रोटीन बचा। फिर क्या यहाँ पे भी हमको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था? हाँ जी मैम, हमें यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहानी थी हमारी डीएनए की। जब हमने डीएनए डाला और तो हमारा डीएनए मर गया, तो डीएनए जब हमारा मर गया तो हमारे पास क्या बचा, प्रोटीन बचा और हमारा आरएनए बचा। क्या यहाँ हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था? नो मैम। तो यही चीज इसने प्रूफ कर दी, इन्होंने प्रूफ कर दी कि क्या हुआ हमारा मैम, हमारा जो डीएनए था दैट वाज द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ठीक है, चलिए जी, यही लास्ट लाइन वही जो लिखी हुई है आपके लिए, डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट मतलब रोकना। ठीक है, इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। They concluded that the DNA is a hereditary material, but not all the biologists were convinced. वही बात फिर से कि सर उन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया, मुझे सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट लगा ये लगता था, तो कि इन्होंने ये इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया कि हाँ भाई, बट उसके बाद भी क्या था ना कि वही तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं तुमसे कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो वही चीज जो थी इनके साथ भी हुई कि यहाँ पे भी जो ये जो मतलब इन 3 साइंटिस्ट की जो मेहनत थी, सबने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सबने नहीं माना। क्या हुआ आगे, तो कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट आया। कौन सा आया? हर्शे एंड चेस का, और ये था एक तगड़ा एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इनको पता क्या क्या चल गया था अभी तक ना, हमारा कॉम्पोजिशन पता चल गया था। कॉम्पोजिशन मतलब कि डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, आरएनए किससे मिलके बना है, प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, ये चीजें हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर थी। तो इन्होंने क्या किया, जो चीज हमारे डीएनए में है बट प्रोटीन में नहीं है, ठीक है, और जो चीज हमारे प्रोटीन में है बट डीएनए में नहीं है, उन चीजों को कैच किया और कर दिया रेडियो लेवल। एज यू ऑल नो कि सल्फर जो है वो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है ना? यस मैम। सल्फर मैम नहीं होता, प्रोटीन में होता है वो तो। सर। मैम प्रोटीन में होता है। इतनी जल्दी यस मैम बोलने की थी कि सोचे ही नहीं कि क्या बोली मैम। मैम फॉस्फेट होता है डीएनए में तो। हाँ जी, थैंक यू अभय जी। ठीक है, सल्फर जो था मैम हमारे जो है क्या बोलते हैं डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है मैम, और हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। कौन से प्रोटीन में प्रेजेंट होता है अभय, आप नहीं बोलिएगा क्यों जी? कौन से प्रोटीन में होता है? खुशी यादव जी, आप नए हैं क्लास में आज? खुशी, आपको आवाज आ रही है? ओके जी, खुशी आप नई है तो आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि शायद आप ये बता पाए। मैम हाँ, एक सेकंड रुकिए, अभी पहले और भी लोग हैं क्लास में। अरुण, आप बता सकते हो? मैम आ तो गया, टाइपिंग उसमें चैटिंग में लिख तो दिया। मैम चैटिंग में आ गया आंसर। कृष्णा जी ऐसे मत किया करो भाई, मेरे को थोड़ा सा वो रखना होता है ना एनालिसिस। जैसे तुम लोग तो मुझे पता है, जैसे लवलीन हो गई क्लास में, कृष्णा हो गई, ऋतु हो गए, अभय हो गए, दीपक हो गए, अरुण जी भी जब थोड़ा बहुत बोलना होता है तो वो बोल देते हैं पटर पटर ठीक है, तो ये लोग जो है क्लास में आंसर देते हैं, बट मुझे उनको भी थोड़ा देखना है ना जो क्लास में होते हैं बट बोलते नहीं है। भाई गूंगे बहनों क्लास थोड़ी ना है हमारी, है कि मैं तुम्हें वो ब्रेल लिपि से पढ़ा रही हूँ बोलो भाई, तुम भी बोलो क्लास में। चलिए जी, कौन थी? खुशी यादव नाम है ना पूरा? ठीक है, खुशी आप कौन से ग्रुप से ज्वाइन हुए हो? एक्स्ट्रा ग्रुप से या फिर कौन से? मैम कुछ बच्चे हट भी गए नहीं जो आए थे। हाँ वो मैंने देखा, बट एटलीस्ट
एक्स्ट्रा ग्रुप से। खुशी, उसमें ना मेरा एक मैसेज गया होगा, प्लीज ज्वाइन द क्लास करके, उसमें ना ऊपर लिखा भी होगा अंजलि अवंती करके। प्लीज आप ना आफ्टर द क्लास उस पर एक बार मैसेज करना, बिकॉज हमें ना थोड़े से स्टूडेंट्स ट्रैक करने हैं जो कि न्यू एंट्री क्लास में ले रहे हैं, ठीक है? तो दैट वुड बी अ वेरी काइंड हेल्प। और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे बाद में बता देना, मैं आपको एंड ऑफ द क्लास में फिर से एक बार नंबर दे दूंगी। चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे खुशी समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक्चुअली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आज हम लोगों ने ये सारा पढ़ा हुआ है। क्यों खुशी? ओके जी, अच्छा ही होगा समझ में आया, वरना कोई बात नहीं। चलिए जी, हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें अभी जस्ट कृष्णा ने आंसर दे दिया कि मैम हमारे पास सिस्टीन और दूसरा था हमारा क्या, मिथियोनिन, जिसमें जो कि हमारे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चा, जो कि हमारे क्या प्रोटीन्स को बनाते हैं। ये हमारा कल से क्लास, सॉरी मंडे की क्लास से स्टार्ट होगा जेनेटिक कोड, तब हम सीखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? तो ये दोनों के पास क्या है, ये दोनों हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास क्या है, सल्फर है, और जो कि हमारे डीएनए के पास एब्सेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया ना, ये भी इतने बड़े से नाम से जो हमारी क्लास में शायद पहली बार ही आ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें कि मैम हमारे साथ क्या हुआ कि हमने सल्फर को लेबल कर दिया सल्फर 35 से, और फास्फोरस को लेबल कर दिया फास्फोरस 32 से, क्योंकि पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स में जो एक चीज एब्सेंट है वो है फास्फोरस, और डीएनए में हमारे फास्फोरस प्रेजेंट है, आपको पता है, एज अ फास्फोरिक एसिड, ठीक है? तो ठीक है मैम, वी आर क्लियर विद दिस। इन्होंने इसको रेडियो लेबल किया। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, पूरा इस पे मत जाओ, बस जहां जहां मैं बोल रही हूँ उतना सुनो, ठीक है? थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ, ये ठीक है। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर आपको पता होगा तो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमको पता है, अब तक क्लियरिटी है कि डीएनए है। तो ये रहा अंदर रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, रेडियो एक्टिव डीएनए, कौन सा, हमारे फास्फोरस के साथ, फास्फोरस 32, अभी के लिए इतना याद कर लो, ठीक है? फिर और हमारा जो ये था प्रोटीन था, प्रोटीन जो था मैम वो हमारा कहाँ पे रह गया, उसकी कोटिंग में, ठीक है? उसका जो कोड था प्रोटीन कोड, उसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट था, अंदर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमने क्या किया, इन दोनों से इन्फेक्ट कराया, किसको, ई कोलाई को, ठीक है मैम? हमने फास्ट डीएनए से ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। जब इन्फेक्शन कराया, देखो दोनों ही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? तो हमने जब इनको इन्फेक्शन कराया तो क्या हुआ, जो ये हमारे प्रोटीन कोड थे वो तो रह गए बाहर, और यहाँ पे हमने रेडियो लेवल तो प्रोटीन कोड को ही किया था। क्या जेनेटिक मटेरियल में इसके कोई चेंजेस थे? नहीं मैम, इसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं थे, दोनों अलग अलग थे, ठीक है? तो ये रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल, बट और यहाँ पे क्या था, हमारा जो डीएनए था वो रेडियो लेवल था, और डीएनए इसमें आ गया हमारा अंदर, ठीक है? डीएनए आ गया अंदर। अब फिर हमने पहले इन्फेक्शन कराया, अब करी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब वही सेंट्रीफ्यूज करना, बहुत कस के उसको रोटेट कर देना, एकदम हाईएस्ट रोटेशंस पर मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेरिमेंट। जब हमने इसको रेडियो लेवल सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो ये है इसका कंक्लूजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कंक्लूजन निकला मैम, कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव जो सल्फर था वो डिटेक्ट नहीं हुआ इनके सेल में। क्यों नहीं हुआ मैम? क्योंकि हमने जो इसको इन्फेक्ट कराया है, इन्फेक्शन इज ऑलवेज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दी जेनेटिक मटेरियल, वो हमारा क्या है, डीएनए है। इस बात को इसने साबित कर दिया, क्योंकि प्रोटीन हमारा अगर क्या बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल होता, अगर हमारा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इसका मतलब था वो इनके सेल्स में प्रेजेंट होता, करेक्ट? बट प्रोटीन तो हमारा अंदर आया ही नहीं, प्रोटीन तो हमारे एनवेलप्स में ही था, तो वो हमारा बाहर ही चला गया। तो यहाँ पे जब कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली सल्फर की, तो हमें क्लियर हो गया कि बेटा जी जो सल्फर है वो हमारा जो है क्या बोलते हैं, आपको जैसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर कह लो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमारे इन्फेक्टेड सेल्स में प्रेजेंट नहीं हुआ। साथ ही साथ ये दूसरा क्या कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, ठीक है? क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो था हमारा कहाँ से मिला हमें, ये मैम हमें मिला, जैसे हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो यूजुअली हमारा जो मटेरियल रहता है वो ऐसे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बट जब हम उसे एकदम कस के आरपीएम्स में, और आरपीएम्स मतलब रोटेशन पर मिनट्स पे, बहुत तगड़े, सपोज कर लो 1000 रोटेशंस पर मिनट पे हमने उसको किया ना, तो क्या हो जाता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सॉलिड पार्ट रह जाता है नीचे, दूसरा, बिल्कुल सही ऋतु जी, उसको हम कहते हैं पेलेट्स, ठीक है? और जो हमारा सुपरनेटेड वाला पार्ट रहता है वो लिक्विड पार्ट की तरह ही रह जाता है, वो रहता है ऊपर, ठीक है? ये हमारा मैम है सुपरनेटेंट। चलो जी, फिर आगे कहानी क्या हुई मैम, तो हमें यहाँ देखने को मिला जो हमारा सुपरनेटेंट था ना, उसमें हमको सल्फर देखने को मिला, सल्फर 35 वाज कलेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। चलिए जी मैम, फास्फोरस के साथ क्या हुआ? फास्फोरस के साथ ये हुआ मैम कि हमारा जो ये फास्फोरस था
वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था वो डिटेक्ट हुआ हमको इसके सेल से, ई कोलाई के सेल से। तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे पास दिमाग में क्लियर हो गई कि जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर जो जेनेटिक मटेरियल गया वो कौन है, वो हमारा डीएनए है। एंड नो रेडियो एक्टिविटी वॉज देयर इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में कोई नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो हमें पेलेट से देखने को मिलेगी। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? जी मैम। जो था हमारा वो यहाँ पे हमने सुपरनेटेंट को मतलब क्योंकि वहां पे हमारा प्रोटीन आ गया होगा तो वो प्रोटीन हमारा रेडियो लेवल नहीं था। ठीक है, इसलिए हमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। फॉर दोस्त जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि सुपरनेटेंट में यहाँ क्यों नहीं मिली, क्योंकि सुपरनेटेंट हमारा बना होता है प्रोटीन से और प्रोटीन हमारा जो था वो रेडियो लेवल इसमें नहीं था। चलिए जी आगे बढ़ जाइए इसके कंक्लूजन में। क्या कह रहा है इसका कंक्लूजन? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर through the bacteriophage is called transduction, one of the very important term in the field of your genetics। कि ट्रांसडक्शन क्या है? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियोफाज में। यही तो किया ना हमने, ये हमारा बैक्टीरियोफाज था, है ना? उससे हमने जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर किया? हमारे बैक्टीरियम में। बैक्टीरियम कौन था? ई कोलाई में। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक है मैम। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल came from the experiment of Hershey and Chase। और यही जो एक्सपेरिमेंट था इसी ने हमें साबित किया हुआ था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, ना कि प्रोटीन। ठीक है जी, चलिए। और इसको जो है सबने एक्सेप्टेंस भी दी थी। अब they worked on the virus that infect E. coli bacteria बैक्टीरियोफाज, और बहुत बार एग्जाम में इसका नाम भी पूछा जाता है, तो इट इज बेटा T2। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफाज जो था उस पे हम उसने क्या बोलते हैं इन्फेक्शन जो था फैलाया हुआ था, जिसको हम एज अ वायरस की तरह हम यूज कर रहे थे। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? बोलो बोलो। यस मैम। ये दोनों लाइंस भी हमारी बिल्कुल क्लियर है मैम। चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा फास्टली क्योंकि अब ये हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट है और इतना ज्यादा पार्ट तुम्हारे प्रोग्राम को पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये? द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। देखो ये जितना भी है ना, मैंने आपको जो अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाया वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बट लेट्स सी कि अगर कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया है तो हम यहाँ पे कवर कर लें। हम लोग आज की क्लास में वैसे भी यही कर रहे हैं। ठीक है मैम, चलिए जी। बैक्टीरियोफाज जो था आपको पता है कि क्या हुआ, हमारे बैक्टीरिया के साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा अंदर प्रेजेंट था वही जो है हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ, और जो हमारी प्रोटीन कोड बनी हुई थी वो वैसी की वैसी ही रही। ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन। क्या किया उसने? जो बैक्टीरियल सेल थी उसने जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था T2 वायरस का, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफाज का, उसको अपना मानने लगी और वैसे ही पार्टिकल्स को बनाने लगी। जेनेटिक मटेरियल का यही काम होता है। हाँ जी मैम, यही काम होता है ना। तो हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। कौन था जो हमारे जो वायरस में एंटर मारा, हमारे जो बैक्टीरिया में एंटर मारा वायरस के थ्रू। ठीक है, दे ग्रू सम वायरस ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस and on the medium that contain radioactive sulfur। ठीक है मैम, viruses grown in the presence of phosphorus contain radioactive DNA। जिसमें हमारा जो मतलब वायरस जो था जिसमें हमने रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस किया दैट वाज हमारा डीएनए, बट नो रेडियोएक्टिव प्रोटीन। उसमें हमारा जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन था वो नहीं था। बट दूसरा काम हमने उल्टा काम किसके साथ किया कि रेडियोएक्टिव जब हमने सल्फर लिया तो उसमें रेडियोएक्टिव सल्फर एज वाज इन प्रोटीन, बट डीएनए जो था हमारा वहां पे वो रेडियोएक्टिव नहीं था। दोनों ही चीजें हैं। समझ में आ रही है या सच में ऊपर से जा रही है? मुझे प्लीज अभी बता दो। नहीं अभय दीपक अरुण ये सब तो जो बोलने वाले बच्चे हैं वो उनको तो समझ में आता ही है। बाकी लोग अगर जिनको भी जैसे CSR न्यू जेम जो है थोड़ा कम बोलते हैं। अरीबा आप आज बहुत दिनों बाद आए हो। अरीबा कहाँ थे आप इतने दिनों से? तबियत सही है? अब एक ये नई बच्ची आई है कोई परी आप भी न्यू हो क्लास में आज? प्लीज राइट अ मैसेज यस और नो। कैसा न्यू है? आपको भी समझ में आ रहा है? ओके जी, चलिए जी। देखो मैं आपको बताती हूँ। मैम कल ज्वाइन नहीं हो रहा था। अरे कल मैं छुट्टी पे थी ना, मैंने कल अर्जेंट नोटिस। तुम अभी तक अरीबा उस वाले ग्रुप में नहीं आई हो क्या जो मैंने बनाया है टारगेट 2024 वाला? मैम नहीं। हाँ तो मुझे क्लास के बाद ना हाय मैम
अरीबा लिख देना, बस मैं उसमें आपको ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। 4-5 बच्चों को तो आपके नंबर पर मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी। अनीता जी कहाँ थी आप, इतने दिनों बाद आई हैं क्लास में आज? मैम वो मैं शादी अटेंड कर रही थी। अच्छा जी, कैसी रही आपकी शादी? मैम रेडियो एक्टिव क्या होता है? अभी बता रहे हैं बच्चा। रेडियो एक्टिव ना एक्चुअली हमारे पास अगर आप बात करो ना, तो रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ना शाइन करते हैं जब आप उनको एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हो ना, जैसे हमारा यूरेनियम है या और कौन सा होता है, प्लैटिनम हो गए, ये सब ना इनको हम ना रेडियो एक्टिव मानते हैं। बट हम ना नॉर्मल एलिमेंट्स को भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं उनके आइसोटोप्स को चेंज करके। ये आपने ना केमिस्ट्री वाली जो मैम है वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, बट मैं अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना, कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रेडियो एक्टिव कर देते हैं ना, क्या करते हैं, उसके आइसोटोप को ही तो चेंज करते हैं। जैसे हमारा सल्फर था, हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, फॉस्फोरस था, हम नॉर्मल यूज कर रहे थे, बट हमने जब यहाँ पे बोला कि रेडियो एक्टिव है, तो हमने उसके आइसोटोप्स को चेंज कर दिया, कम या ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सल्फर जो यूज की थी दैट वाज 30, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है। और अभय जी नहीं हो रही वॉइस ब्रेक, ठीक है। और जो फॉस्फोरस था उसको हमने 32 फॉस्फोरस जो था उसको यूज किया था। और ये हमारे कैसे थे, ये हमारे ना पता है क्या होते हैं बच्चे, जब हम इसको एक्सपेरिमेंट को रन करवा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो ये अलग से शाइन करेंगे। जब यहाँ पे भी फॉस्फोरस आ जाएगा ना, ये अलग से ऐसे करके शाइन करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो हमारे सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 थे, ठीक है। और मैंने आपको याद करने का भी एक जो तरीका था वो बताया हुआ था कि हम कैसे याद करेंगे। जैसे हमारा एबीसीडी होता है कि हमारा फॉस्फोरस पहले आता है, पहले आता है, सल्फर बाद में आता है, और सिमिलरली 32 पहले आता है, 35 बाद में, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से ही पढ़ रहे थे। चलो जी आगे आ जाओ। क्या है, रेडियो एक्टिव फार्म्स वर अलाउड टू अटैच टू द इक्वलाई, देन इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद हमने जब उनको एगिटेट किया ब्लेंडर में, मतलब कि घुमाया कस के, तो वो क्या हो गए, सबके सब एक दूसरे से अलग हो गए। जब अलग हो गए तो हमको क्या हुआ, पेलेट्स और सुपरनेटेंट में कुछ चीजें देखने को मिली कि जब हम लोग प्रोटीन में देख रहे थे, तो प्रोटीन में जो हमारे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही थी, तो वो कहाँ देखने को मिल रही थी, ये देखो प्रोटीन में जब हम कर रहे थे तो रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ में देखने को मिली, सुपरनेटेंट्स में देखने को मिली। बट डीएनए में हमारे सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, सेल्स के अंदर पहुंच चुकी थी, जेनेटिक मटेरियल जो था वो ट्रांसफर हो चुका था। अब आ जाओ जी जल्दी से प्रॉपर्टीज में। क्या कह रही है प्रॉपर्टीज में, कि इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इट्स डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्रेस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये 4 अगर प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही प्रॉपर्टीज होती हैं। कह रहे हैं कि हाउ एवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और उन वायरसेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टीएमवी जो आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। कि हमारा जो डीएनए था उसका जेनेटिक मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था, रेप्लिकेशन वाला पार्ट है ना, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अब केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल कैसे होगा, कि उसमें म्यूटेशन जो है ना बहुत ही स्लो रेट में होना चाहिए, क्योंकि जिसमें अगर फटाफट से म्यूटेशन हुआ तो वो कहाँ का स्टेबल, ठीक है, वो उसमें स्टेबिलिटी कहाँ से देखने को मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे एज अ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, कि उसमें मेंडल के कैरेक्टर्स देखने को मिलने चाहिए। किसी को भी इन चारों पॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बोलो जी। नो मैम। चलिए जी, थैंक यू सो मच। फिर क्या हुआ हमारे साथ, कि ऊपर बढ़ जाओ इसे, ठीक है। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ बेस पेयरिंग। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिले, कौन से, आरएनए और डीएनए। अब इनकी कहानी क्या हुई मैम, क्योंकि आरएनए में भी कहीं ना कहीं जो था ये रेप्लिकेशन और ये स्टेबल होना और ये म्यूटेशन, ये सब चीजें देखने को मिल रहा था। बट क्या वो डीएनए की तरह स्टेबल था, नहीं मैम, डीएनए की तरह स्टेबल नहीं था। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो उसका यही था कि वो उसमें क्या, एक तो सिंगल स्ट्रैंड था, साथ में क्या, म्यूटेशन बहुत ही जल्दी हो रहा था। कल हमने जब डिफरेंसेस वाला पार्ट देखा था तब पढ़ा था ना ये वाला पार्ट। यस मैम।
Yes, ma'am. हम लोगों ने ये वाला पार्ट Yes, ma'am. जिन्होंने नहीं देखा था प्लीज रिकॉर्डेड, आज जो है रिकॉर्डेड वाली वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगी, वो देख लीजिएगा। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। थोड़ी सी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है मैम वो स्टेबल होना चाहिए, फटाफट से जो है चेंज नहीं होना चाहिए कि लाइफ की हर स्टेज पे जाके वो चेंज हो जा रहा है। physiology of the organism. Stability जो है as one of the most important property of the genetic material was very evident in the Griffith transforming experiment. ठीक है, क्योंकि ग्रिफ्थ वाले में एक्सपेरिमेंट में जो स्टेबिलिटी थी वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। कैसे मैम? विच किल्ड द बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया को उसने मार दिया था। ग्रिफ्थ की अगर एक्सपेरिमेंट की हम बात करें, एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या हमारी वो प्रॉपर्टी, देखो जब हमने उस पर्टिकुलर एस किल्ड वाले को, सॉरी एस स्मूथ वाले को जो हमने मार दिया था, जब हमने उसे हीट बर्न कर दिया था, तो क्या वो हमारी चीज वो डिस्ट्रॉय हो गई थी? नहीं मैम, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो गई थी, बट यस हाइड हो गई थी। अबे जी कहाँ से वॉइस ब्रेक हो रहा है यार, पूरा का पूरा नेटवर्क आ रहा है। मैं कसम से देखो तुम्हें फोटो खींच के रख लेती हूँ, तुम्हें ग्रुप में पोस्ट रखूंगी। मतलब मैम नहीं हो रहा। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक सेकंड, ठीक है। आफ्टर द क्लास में तुम्हारे लिए ना ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी कि देखो पूरे के पूरे नेटवर्क आ रहे हैं। 4 की 4 जो डंडियां आती है ना, चारों डंडियां हैं, बट पता नहीं क्यों हो रहा है। अबे जी थोड़ा सा छत पे जाओ यार, दिल्ली मुझे पता है गर्मी हो रही होगी इस टाइम पे, और थोड़ा सा कोशिश करो छत पे जाने की, थोड़ा बाहर निकलो रूम साइड से। चलिए जी, बार बार रुकवा देते हो तुम लोग, चलो ठीक है। अब ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे क्या हुआ हमारा कि दिस कैन नाउ बी इजीली एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ डीएनए दैट टू स्ट्रैंड बी कॉम्प्लीमेंट्री। कि क्या है कि अब हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो हमारी ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, और आरएनए में हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, ये बात भी आपने याद रखना। इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग दे कम टुगेदर बाय दी, अब ये कौन सी चीज आ गई हमारी, कौन सी चीज आ गई है ये जो कल हमने पढ़ी है? इन 3 लाइंस के थ्रू आप कौन सी चीज को कंक्लूड कर पा रहे हो? क्यों लवलीन? इन 3 लाइंस को पढ़िए और आप क्या चीज कंक्लूड कर पा रहे हो? कल भी हमने पढ़ा है ये एप्लीकेशन। दीपक जी रेप्लिकेशन कहां से हुआ यार? मैंने आपसे कहा कि हमारा जो डीएनए था, ठीक है, डीएनए था मैम, हमने देखो आपको ना चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, इसीलिए हम ये स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, रीडिंग मारने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा। जहां समझ में ना आए आप वो पूछो भी तो कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला कि हमने एस स्ट्रेन वाला जो था, जो वायरुलेंट वाला था बच्चा, उसको क्या किया मैम? हीट किया। हीट किया होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ये क्या हो गया होगा? सेपरेट। मैम दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए होंगे। तो स्टैंड अलग अलग हो गए होंगे? नहीं कृष्णा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सेमी कंजर्वेटिव वाला तो बच्चा वो पेरेंट्स वाला आ जाता है ना, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये हमारे जब हीट किल कर दिया था हमने एस्ट्रेन को, तो वो मैम अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए और उसके बाद हमने फिर से उसको क्या किया था? आर स्ट्रेन वाले के साथ फिर से उसको डाल दिया था। तो क्या हुआ होगा? आर स्ट्रेन का खुद का भी एक जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए है ना, और फिर ये आर स्ट्रेन वाले ने ही इसको क्या किया होगा? जब ये हमारे पास इसका भी जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या हो गए होंगे? क्योंकि यहाँ तक हमने उसको हीट दी थी, बट क्या 4th एक्सपेरिमेंट में हमने कहीं पे भी ये कहा कि हमने उसको फिर से हीट दिया था? नहीं। नो मैम। ठीक है, तो ये 4th एक्सपेरिमेंट में क्या हुए होंगे? आपस में फिर से जुड़ गए होंगे, ग्रीन नहीं ब्लू वाला ही, ठीक है, ये आपस में फिर से जुड़ गए होंगे, और यही हमारा जब जुड़े होंगे तो ये हमारा क्या कॉज कर रहे होंगे? वायरुलेंस कॉज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब जब आप चीजों को आगे तक पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा उन्हें कोरिलेट करने की कोशिश करो बच्चा जी, ठीक है। चलो जी, क्या कह रहे हैं? फॉर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट, अब ये बात तो हमें पता ही है। चलिए क्या बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा आरएनए है वो क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि हमारे पास सेकंड कार्बन पे शुगर की क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, और वो हमारे डीएनए में एब्सेंट है। पता है ना ये बात कि हमारा जो Yes, ma'am. है ना डीऑक्सीराइबोस और राइबोस वाला जो था, यहाँ पे हमारी एक जो थी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ये कौन सा है मैम? ये हमारा राइबोस है, जिसे हम आरएनए कहते हैं। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें जो हमारा डीएनए होता है, तो वहां पे मैम हमारे पास क्या होता है? वहां पे जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं अपना ऊपर बैठाऊं,
ठीक है, वहां पे मैम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, नो ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन होने की वजह से ही आरएनए इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू योर डीएनए। ठीक है, चलिए जी, वही चीज यहाँ पे लिख दी है कि यहाँ पे 2 प्राइम OH पे, सॉरी, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारा आरएनए इज रिएक्टिव एंड मेक्स द आरएनए लेबाइल, एंड ताकि इजीली हम उसे डिग्रेड कर सके। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हेंस वो रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज है। देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और हमको चाहिए भी वही कि हर एक से वो रिएक्ट ना करने, वरना हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगी, रिएक्शंस ही होती रहेंगी, और वो क्या रहे, ज्यादातर स्टेबल रहे व्हेन कंपेयर्ड टू आरएनए। Therefore, among the two nucleic acid, DNA जो है better genetic material है. In fact, the presence of thymine at the place of uracil जो है वो भी जो है एक stability वाला point provide करता है DNA को, क्योंकि DNA के पास thymine है और RNA के पास uracil। ये भी point हमने कल की क्लास में डिस्कस किया हुआ था, आज जो मैं उसकी स्लाइड्स जो है आपको शेयर कर दूंगी। Both DNA and RNA are able to mutate। दोनों एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको अपनी वाली स्लाइड जो है, अपने जो हमारा वाला ग्रुप है उसी में भेजूंगी, बिकॉज हम लोग, आपको पता है कि कंपनी वाली स्लाइड, मतलब जो स्लाइड यहाँ पे प्रोवाइड की गई उससे नहीं, मैं अपने वाली स्लाइड से आपको पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर, कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड कैन म्यूटेट। वही जुकाम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि हमारा जो ये था, क्या बोलते हैं, जिन भी पर्टिकुलर वायरसेस में आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उनका जो है एवोल्यूशन, क्योंकि वो क्या है, म्यूटेट बहुत जल्दी कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ स्पैन भी कैसी होगी, छोटी ही होगी। तभी मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको बुखार है, मतलब जुकाम है, सिर्फ जुकाम ही है, कोई और बीमारी नहीं, तो वो आप अगर दवा नहीं भी लोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 दिन में चला जाता है। ठीक है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगला रीजन क्यों आरएनए जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, वो ये भी था क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंट्रल डॉगमा पढ़ा हुआ है ना। हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा मैम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि क्या हो रहा था हमारा साथ, डीएनए को पहले आरएनए में चेंज होना होता है, आरएनए से फिर वो प्रोटीन बनाता है, आरएनए से फिर डीएनए बनता है। हाँ जी, बिल्कुल सही लवली, ठीक है, बल्कि आरएनए के साथ ऐसा नहीं है। म्यूटेशन क्यों हायर रेट में है, कि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। चलिए जी, कि जो डीएनए है वो डिपेंड करता है आरएनए में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने के लिए। चलो जी बेटा, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। नीचे आजा भाई, अब चलो। ये लाइन सब आप खुद देखना। अच्छा नहीं, ये वाला कंक्लूजन वाला देख लो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाँ, अगर हमें स्टोरेज करना है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए हमारा है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से समझी थी, है ना। ये जितने भी सारे पॉइंट्स थे बच्चा जी, ये वाले, ठीक है, अगर आप इस वाले पैराग्राफ को एक बार दोबारा से देख लेते हो, बल्कि अगर आप देखोगे ना तो ये सारे वही बातें हैं जो हमने कल की स्लाइड्स में पढ़ी थी, बट थोड़ा सा वे जो यस मैम, थोड़ा सा हायर वाला है। और मैं थोड़ा सा, आपको पता है कैसे लिखना पसंद करती हूँ, जैसे हाँ, राधिका ने नोट्स जो कल भेजे थे, राधिका के नोट्स वर्ड वेरी गुड, जैसे मैं लिखती हूँ ना, छोटा छोटा और कलरफुल वाला, वैसे ही। अभी क्लास में शायद राधिका है नहीं, उनका शायद शाम में बैच होता है। चलो, आरएनए आपको पता है हमारा सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, बट आपको पता है देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, कौन कौन से, मेटाबॉलिज्म के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए, हर एक चीज के लिए हमको क्या चाहिए, हम डिपेंडेंट हैं आरएनए में। बट आरएनए जो है क्या है, हमारे लिए एसेंशियल है, बट वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, उसके और सारे काम हैं हमारी बॉडी में, और सारे कामों में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बट यस, कैसे वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, वो बहुत सारे काम करवाने में हेल्प कर रहा है, बट वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल की तरह वो सिर्फ किसमें काम करेगा, वायरसेस में। क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई आरएनए इज कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट एंड इट इज हाईली रिएक्टिव, बोलो जी। सेकंड कार्बन, बिल्कुल सही दीपक जी, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन ऑफ शुगर। बेटा ये चीज रट लो, इतना सही आंसर है इसका,
बट ये एग्जाम में आएगा जरूर, क्योंकि मेरे टाइम में भी आया था और तुम्हारे में भी आएगा। ठीक है, क्यों है? ड्यू टू दिस। और अगर आपको दूसरा रीजन देने का मन है तो दूसरा रीजन क्या दोगे दीपक? हम थायमिन की जगह यूरासिल होता है। बिल्कुल सही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। ये दोनों रीजंस हैं इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो अभी पढ़ के आए हो भाई। गजनी इफेक्ट इतना तेजी से भी बदलाव दिमाग में। डीएनए वाज, आपको देखो ये भी पता है कि डीएनए जो है हमारा आरएनए से ही इन्वॉल्व हुआ था, बट क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशंस चले, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। एक क्वेश्चन नहीं उस टाइम पे, DNA being double stranded and having complementary strands further resist, चलो जी हटाओ, इसको नहीं देखेंगे। आ जाओ जी, आरएनए क्या है हमारा? आरएनए इज आर राइबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म आपको पता है, सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट कैसे? एज अ कैटलिस्ट। वो जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यही देखो देखो देखो, एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको बता देगी कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है मैम, न्यूक्लियस में नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस में होगा, बट कौन सा है वो टाइप अभी डिपेंड करेगा। ठीक है, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, बल्कि हमारा जो डीएनए है इट्स नेवर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो हमारा हमेशा न्यूक्लियस तक नहीं रेस्ट्रिक्ट रहता है। शुगर इन द डीएनए, आरएनए कौन सा है? राइबोस शुगर। फॉस्फोरिक एसिड वैसा ही होता है जैसा हमारा डीएनए का होता है। प्यूरिन बेसिस एंड जो होते हैं हमारे वो एडेनिन गुआनिन ही है, बट पिरामिडीन बेसिस हमारे चेंज है, साइटोसिन एंड यूरेसिल है, थायमिन इज बीइंग रिप्लेस्ड। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। ये आता है एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो हम लोगों ने कल नहीं किया था। माइट भी क्लास 5 मिनट थोड़ा सा आगे चली जाएगी, बट यस कल वाला पार्ट तक हम पूरा खत्म करेंगे। देखो जी, क्या जी दीपक? ऊपर एक लाइन छूट गई। कौन सा लाइन बचे? थोड़ा ऊपर करो। इसमें डीएनए ने एक प्रोसेस वॉल करी थी रिपेयर वाली, सबसे नीचे आरएनए के जस्ट ऊपर। मैम ये बता दो थोड़ा। ठीक है जी, चलो जी बता देते हैं जी। दीपक जी कह रहे हैं डीएनए बीइंग अ डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग अ कॉम्प्लीमेंटरिटी स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ फर्दर प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिपेयर। क्या कह रहा है दीपक जी? ये दीपक जी ये बात कह रहा है कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा है मैम? हमारा जो डीएनए है मैम वो डबल स्ट्रैंडेड है। कहाँ गया? यहाँ। ठीक है, वो मैम डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी एक फीचर बताया था ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना, देखो आपको पता है कि हमारी जो जो हम क्या बोलते हैं कि डीएनए मशीनरी या आरएनए मशीनरी, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्यों कह रहे हैं मशीनरी? एंड क्या जब हम वर्ड मशीनरी यूज कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से रिलायबल है? हाँ जी मैम, पूरी तरीके से रिलायबल है। क्या सारी मशीन्स हमेशा एकदम सही चलती हैं? नहीं मैम, सारी सही एकदम नहीं चलती हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी मशीन्स में भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आ जाते हैं या देखने को मिल जाते हैं। तो वही चीज ये दीपक जी कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका जो डीएनए है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे एक एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ना अगर थायमिडीन डाइमर बन जाता है, ठीक है, बहुत रेयर केस होता है, म्यूटेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, कभी कभार क्या हो जाता है ना कि हमारे पास थायमिडीन डाइमर बन जाता है। मैम कैसे बनता है डाइमर? ये डाइमर बनता है बच्चा जी म्यूटेशन से। कैसे बनता है बच्चा? म्यूटेशन से। अब मैम म्यूटेशन से क्या हुआ? म्यूटेशन से हुआ ये कि हम लोग ना ऐसे ऐसे करके, पेयरिंग हमारी कैसे होती है दीपक? ऐसे, राइट? यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होंगे। बट एक्चुअली ना हमारे साथ हो क्या गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन आ गया, और म्यूटेशन के साथ ही ना यहाँ पे क्या हो गया, ये नाइट्रोजन बेस गायब हो गया और यहाँ पे भी ना थायमीन आ गया। नाउ इंस्टेड कि यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ सामने ए हो और ए हो, ये क्या इनको आपस में यहाँ पे पेयरिंग करें। बट ये पेयरिंग कैसे करेंगे? ये पेयरिंग करने लगेंगे आपस में यहाँ से। टी हो जाएगा ए। हाँ, ये नहीं, ए वाला तो चलो, ए वाला तो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही लटका रहेगा। ठीक है, बट जो थायमिडीन वाला है ना, उसके पास ये एक स्ट्रॉन्ग चीज है। अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, जब मैं आपको एडवांस वाला पढ़ाऊंगी उसमें भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये हमारा थायमिडीन इसने डाइमर बना लिया। तो क्या ये चीज हमारी बॉडी के लिए ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई, म्यूटेशन की वजह से हो गई। तो हमारा जो डीएनए है उसके पास एक बहुत ही तगड़ा क्या है, रिपेयर सिस्टम है मैम। रिपेयर सिस्टम ने क्या किया, फटाक से यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, निकाल के इसको फेंक दिया बाहर। बोलो जाओ, गेट आउट। या तो वो ट्राई करेगा कि इसको सही कर दे, ठीक है, इनके बॉन्ड्स को हटा दे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है, क्योंकि इतनी लंबी मशीनरी होती है, ऐसे जगह ठक 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 करके क्या होता है, जैसे हमारे ये स्टैंड ना, ये ऐसे करके यहाँ ऐसे कुछ इस तरीके से होगा,
ठीक है, यहाँ से हमारा जो वो है रीजन, वो ऐसे ऐसे करके क्रॉस हो रहा है कि उसको रीड आउट कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई यहाँ पे मशीनरी में गड़बड़ दिखती है तो हमारा जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो उसको काट के बाहर फेंक देता है। आप समझ आया दीपक जी? यस मैम। मुझे लगा तुमको मैं ये बात बता चुकी हूँ इसलिए शायद याद हो, बट मुझे क्लास के सन्नाटे से ऐसा लग रहा है कि किसी को नहीं याद थी। चलो जी, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ आरएनए में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? आरएनए का बेसिक काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस, वही पढ़ा है हमने। ठीक है, आरएनए जो क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है मैम। बट कुछ वायरसेस में क्या है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल भी काम कर रहा है, तो हम आरएनए को कैसे दोनों तरीके से पढ़ लेते हैं, जेनेटिक भी और नॉन जेनेटिक भी। जेनेटिक आपको पता है कि क्या है, वो एक कुछ जो हमारे वायरसेस होंगे उनमें देखने को मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लांट वायरसेस में देखने को मिलते हैं, लाइक योर टीएमवी वायरस। और एक अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है, बैक्टीरियोफाज क्यूबी। ठीक है, तो वहां पे भी ये एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। बट जब हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक की, और क्वेश्चंस भी आपके बच्चा यहाँ से आते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और देखते हैं, अगर हमारे तुम लोग में सब्र रहा तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए भी अभी हम कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है। तो इस क्लास से आप कुछ न्यू भी लेके जाओगे, पुराना रिवाइज के साथ साथ। क्या है मैम? ये हमारे पास जो नॉन जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या काम करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है ना, हमने यही पढ़ा अभी। तो उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। ठीक है, अब उससे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ना बच्चे हमारे पास, वो ये आता है मैम कि ये जो हमारे तीनों आरएनएज हैं, अभी के लिए आपको क्या सीखना है? देखो, अभी हम लोग ना जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वाला, तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। बट आज की क्लास के लिए जो आप चीज लेके जाओगे वो ये है, आरएमटी आरएनएज। ठीक है, कि हमारे पास इनके कौन से अमाउंट और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास जो सबसे ज्यादा आरएनए प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होता है राइबोसोमल आरएनए। लगभग अगर एक सेल की हम बात करें तो उसमें 80% ऑफ द टोटल सेल जो हमारा है वो किसका है? आरएनए का। कौन से आरएनए का मैम? राइबोसोमल आरएनए जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फॉलोड बाय योर ट्रांसफर आरएनए। कितना? 10 से 15%। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यार 5 से 10% हमारा जो है मैसेंजर आरएनए। ये सीक्वेंस याद रहेगा आपको, किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं ये मैम? आरटीएम, एटीएम की जगह आरटीएम। ठीक है, याद रहेगा ये सीक्वेंस? बोलो बोलो पहले फटाफट से, है ना? ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कि कितने अमाउंट में, मतलब कितना परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो कितने उसमें प्रेजेंट होते हैं। एक बार फटाफट से रीडिंग मार लेते हैं इसकी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट इन द सेल्स वेयर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए? जहां पे हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए क्या होगा? वो नॉन जेनेटिक होगा, उसका कोई रोल नहीं है जेनेटिक्स वाले में। नॉन जेनेटिक आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट्स। कौन क्या होता है डीएनए टेम्पलेट? क्यों जी अनीता जी, इतने दिनों बाद आई हो, बताओ क्या होते हैं डीएनए टेम्पलेट? कल हम लोगों ने पढ़े हैं, तुम लोग तो ऐसे खामोश हो जैसे नाम नहीं सुना देते। यस मैम। मैम मेरा नाम सोनम है, आप भूल जाते हो। सॉरी जी, सॉरी जी। मैम एक्चुअली मैं आउट ऑफ दिल्ली ना, तो यहाँ पे तो नेटवर्क इशू रहता है कुछ ओके, ज्यादा ही, इसीलिए। तो कोई और ऋतु आप बता पाओगे टेम्पलेट डीएनए क्या है? कल हमने पढ़ा है क्लास में बच्चे, किसी को नहीं याद है? तुम लोग इतना भयंकर गजनी डिफेक्ट से करते हो। ट्रांसक्रिप्शन। लवलीन, आपने जो वर्ड यूज करा ना, बड़े वर्ड यूज किए, तो समझ नहीं आएगा। हम जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं तो एक नया स्ट्रैंड बनता है, जो पुराना वाला स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बात है दीपक जी, ऐसा ही मुझे शुद्ध हिंदी में चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल सही ऋतु जी, आपने भी सही बोला अभी। बट हमारा जो पॉइंट था, दीपक जी ने बिल्कुल ही सही बोला, और मैं इसको करती हूँ यहाँ से रब, और यहीं पे आपको बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने कल जब पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, तो ये रहा हमारा डीएनए, इनको हमने किया सेपरेट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, नए वाले जब बनाते हैं अपने साथ, जब सेपरेट होके, तो जो ये हमारा पुराना वाला है ना, ये येलो वाला, ठीक है, दोनों में, इसको ही हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा वाला जो बना उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। अभी सीखोगे कल की क्लास में, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये यही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या करेगा? आरएनए का प्रोडक्शन करेगा, आरएनए को बनाएगा, आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। प्रोडक्शन इज नॉट द राइट वर्ड, आई एम सो सॉरी। वो आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। और आरएनए आपको पता है कैसा होता है?
एक सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, उसमें तो उसको तो कॉम्प्लीमेंट्री की जरूरत नहीं होती है ना। तो आरएनए के जो हमारा सिंथेसिस है वो कहाँ से होती है, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से, बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है ये बात। चलो जी, यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है कि नॉन जेनेटिक आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन द डीएनए टेम्पलेट। अब आपको पता है डीएनए टेम्पलेट क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, फटाफट से एक बार देखते हैं। मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए कह रहे हैं, इट कैरीज, देखो जैसे हमारा मैसेंजर होता है ना व्हाट्सएप मैसेंजर वाला भी, वही काम इनका भी है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो डीएनए की है उसको लेके जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा अब यहाँ पे दिमाग लगाओ ना बच्चा, तो आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर मिलेंगी कि हमारा जो डीएनए था, ठीक है, उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए। सपोज करो कि हमारे डीएनए ने बोला कि मेरे को ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बॉडी में ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक मैसेज उसने अपने आप को अलग किया, सेपरेट किया, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें क्या है, अपना वही कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला फीचर है, या फिर कह लो कि सॉरी सेमी कंजर्वेटिव वाला फीचर है। इसने अपने लिए दूसरा स्टैंड बना लिया, बट ये जो हमारा स्टैंड था वो कहाँ गया, आरएनए के पास जाएगा और आरएनए को मैसेज देगा। क्या करेगा, आरएनए को मैम मैसेज देगा कि मुझे बॉडी में ग्लूकोज का जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करो, ग्लूकोज वाले प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम रहा है। अभी के लिए बस आप कहानी समझ लो, कल जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी ये हमारे कहाँ पे आ गई, टेम्पलेट स्टैंड के थ्रू आई और उसने आरएनए को मैसेज दे दिया। नाउ दिस एमआरएनए कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट द 5 से 10% टोटल सेल में जितना आरएनए प्रेजेंट होता है। अभी हमने सीख लिया कि 5 से 10%, हम लोग सिर्फ आरएनए की बात कर रहे हैं, पूरे की नहीं, ठीक है। कि हमारे पास 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट है, जिसमें जो सबसे कम आरएनए प्रेजेंट होता है वो हमारा मैसेंजर आरएनए ही रहता है, 5 से 10%, ठीक है। 5 से 10% हमारा मैसेंजर आरएनए था, उसका काम क्या है, सिर्फ मैसेज को लेके जाना, मैसेज को वो लेके गई, कहानी खत्म, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो आएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर जिनको याद होता है तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है इसका, 25,000 से 20 लाख के लगभग इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट रहता है। बट अब अगर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए की, तो राइबोसोमल आरएनए जो है मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एंड इज फाउंड एसोसिएटेड विद द राइबोसोम। नाम राइबोसोमल आरएनए है तो राइबोसोम से अटैच्ड ही होगा। अब आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, मैंने लिखा था, ठीक है। देखो ये वर्ड मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट आप लोग आज के लिए सीख के आएंगे, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट कि ये हमेशा राइबोसोम से अटैच रहते हैं और टोटल सेल में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है 80% वो हमारे राइबोसोमल आरएनए की ही होती है, ठीक है। और ये 10 से 15% हमारे कौन से हैं, टीआरएनए। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है आरएनए का अमाउंट में प्रेजेंट होने का, ठीक है। फिर इसने क्या कह दिया, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिखने को मिल रहा है, 35,000 से 8,000 के लगभग, ठीक है। अब इसमें मत रहना कि मैम ये तो कम है, बट कोई बात नहीं, यही है, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एसआरएनए। आपको क्या लगता है इन यही 3 आरएनए होते हैं हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत आरएनए होते हैं, बट अभी पढ़ाऊंगी तो तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा। एसएनआरएनए, आरआरएनए, और ये बोलते हैं न्यू, एक और कौन सा था, एसएनआरएनए, और एक और भी बहुत अच्छा वाला है। बहुत सारे और भी, मतलब 3 तरीके के और होते हैं, बट देखते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग कब पढ़ते हैं उसे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसआरएनए भी कहते हैं। क्यों, दे आर द स्मॉलेस्ट, इसीलिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट विच मॉलिक्यूल विच कैरी द अमाइनो एसिड एट द साइड। इनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करने का काम है। तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 72 to 93 बेसिस। कितने बेसिस हैं, 73 से 93 बेसिस। मतलब क्या, देखो बहुत ध्यान से समझो कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो ये स्ट्रैंड होगा, जो कि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से मिलकर बना होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 73 से 93 नाइट्रोजनस बेसिस ही प्रेजेंट होंगे। ये बात लाइन कहने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। These constitute about 10 to 15% of the total cell. हाँ जी मैम, हमें पता है। The total molecular weight of the tRNA varies from इतने से इतना, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। बट येस, आई थिंक कि हमें कल कर लेना चाहिए, बिकॉज आज की क्लास के लिए तुम्हारा चला जाएगा ऊपर। बट थोड़ा सा इसको पढ़ के आना, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बट येस, मैं आपको मतलब ना ये बात यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। क्योंकि इससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारे, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे,
ठीक है, समझाऊंगी मैं आपको कल। और आज के लिए जो आपका होमवर्क है, देखो आपको क्या बोलते हैं, लवलीन जो है 10 क्वेश्चंस तो आपको भेज देंगी, सिर्फ 10 क्वेश्चंस की हमारी बात होती है, तो 10 क्वेश्चन लवलीन आपको भेजेंगी। प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप उन्हें करें। एंड साथ ही साथ आपको जो सीखना है, वो जो होमवर्क है, वो है हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक होता है, मिक होता है, मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा, पैलिंड्रोमिक होता है शायद। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है, दिस इज योर होमवर्क। आप पता करके आएंगे कि क्या होता है ये। किसी को पता है आज की क्लास में? क्यों दीपक जी? दीपक, अरुण, अनीता, अभय? नो? मैं हल्का सोनम। क्या अनीता? मैम मेरा नाम No, ma'am. सोनम है। हाँ सोनम। किसी को पता है ये? नहीं? मैं एक हल्का सा हिंट दे देती हूँ कि आपको जैसे समझना है। आप लोगों ने ना एक वर्ड हमेशा सुना होगा बचपन में, हाँ, दूसरा वर्ड है यहाँ पे हिंदी। अब मैं कह रही हूँ आपसे कि ये जो है ना मलयालम, दैट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हाउ? कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्या है मलयालम में जो हिंदी में नहीं है? बिल्कुल सही ऋतु जी, आप चाहे यहां से पढ़ें चाहे यहां से पढ़ें, सीक्वेंस सेम ही है। सेम। ठीक है, बिल्कुल। अभय जी, दिस इज नॉट फेयर भाई। ये गलत बात है। ठीक है, अब आप इस पे एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। मैम मैंने भी सर्ची मार के निकाला है। मुझे हिंदी वाला चाहिए होता है क्लास में, जब मैं पूछूं तो उस टाइम पे आप एकदम जनरल लैंग्वेज वाला, सीधा साधा। ठीक है जी, चलो जी, ये आपका होमवर्क है, प्लीज कंप्लीट इट। बहुत ज्यादा होमवर्क आपको पता है मैं नहीं देती हूँ, बट जितना देती हूँ मैम जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं नाम लिख के भेज दिए। ओके, थैंक यू सो मच अभय। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम अब से मेरा नाम भी ज्वाइन कर लेना आपसे।